अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, FIA पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ऐलान किया है कि 361 सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, और हमने इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल के ज़रिए से हम उनको पाकिस्तान में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मेजर अदिल राजा टॉप ऑफ द लिस्ट है। मेजर अदिल राजा इस वक्त काम तो मेरी नज़र में अच्छा होता, यानी वो आर्मी को इस वक्त एक्सपोज कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन मसला ये है कि वो PTI के लिए कर रहे हैं, किसी अच्छे मकसद से नहीं कर रहे, या कि दूध के धुले नहीं है। वो मेजर अदिल राजा उसी आर्मी का हिस्सा रहे हैं जिसने बलूचिस्तान, KPK और पता नहीं कहाँ कहाँ तबाही मचाई है। आज इनको बुरी लग रही है इसलिए कि PTI के ऊपर बात आई है। कल इमरान खान प्राइम मिनिस्टर होगा तो आज तक इसने कभी बलोचों के लिए आवाज़ उठाई है, पख्तूनों के लिए, सिंधियों के लिए, किसी के लिए आवाज़ उठाई है? ये तो टोटल PTI के लिए कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि FIA के ज़रिए ये कोशिश कर रहे हैं, तो भाई साहब हमने कभी किसी को वायोलेंस की तरफ प्रोवोक नहीं किया है। मतलब 361 हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी छोटा मोटा नाम होगा, कोशिश तो हमारे खिलाफ भी हो रही है। लेकिन पहली बात तो ये है कि मेरा कभी वायोलेंस, टेररिज्म, इसका तो मैं कभी एडवोकेट रहा ही नहीं ना। मैं तो वायोलेंस के सख्त खिलाफ हूँ। मैं गांधीवादी नहीं हूँ। गांधी का नॉन वायलेंस दूसरा था, ड्रामा था। मेरा नॉन वायलेंस ये है कि भाई हाँ, बर्दाश्त किसी का जुल्म हम नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि मेजर अदिल राजा के पास सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। ही इज़ पाकिस्तानी नेशनल, आई एम ए फ्रेंच सिटीज़न। मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट एक्सपायर हुए तो पता नहीं 10-15 साल हो गए, और मेरा पाकिस्तानी ID कार्ड भी एक्सपायर हुए मेरा ख्याल है 10-15 साल हो गए। मैंने कभी निकाल कर देखा भी नहीं है। तो मेरा केस मुख्तलिफ है, लेकिन फिर भी ओछे हथकंडे भी चलते रहते हैं। आजकल फिर धमकियां आ रही हैं सोशल मीडिया के प्राइवेट मैसेजेस में, इधर उधर, तो चलता है, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। अजीज़ दोस्तों, रोहिंग्या 73,000 रोहिंग्या को पाकिस्तान ने पासपोर्ट इशू किए थे सऊदी अरब के कहने पे। सऊदी अरब में रोहिंग्या में पहले इस पे बात कर चुका हूँ, आपको बताया था कि मैं वहाँ पे एक बार जेल में था। सऊदी अरब की ड्राइविंग लाइसेंस घर पे भूल गया था, तो पुलिस ने मुझे पकड़ के बंद कर दिया था। तो वहाँ पे रोहिंग्या मैंने बहुत देखे थे जो कई महीनों सालों से वहाँ पे जेल में थे। तो हमने पूछा था उनसे, तो उन्होंने कहा हम स्टेटलेस लोग हैं। तो 73,000 लोगों को पाकिस्तानी पासपोर्ट इशू हुआ। ये भाड़े की कंट्री है ना भाई, ये भाड़े की कंट्री है, तो ये हर चीज़ बेच देती है, पूरा मुल्क बेचने के लिए तैयार है। तो इसलिए अब सवाल उठाया जा रहा है कि भाई साहब आपने किस हिसाब में 73,000 नेशनलिटियाँ दे दी रोहिंग्या को, स्टेटलेस को। इंडिया में भी रोहिंग्या आधार कार्ड और ये वो बना लेते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल है। ये सरकारी तौर पे सऊदी अरब से कुछ माल लेने के लिए, क्योंकि मसला ये है कि सऊदी अरब उनको कहाँ रखे। पासपोर्ट है, अगर लीगल पासपोर्ट है तो वो वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, कामा ले सकते हैं किसी कफील के साथ, नहीं तो पाकिस्तान आ जाते हैं। लेकिन इलीगल है तो उनको जेल में रख के थक गया है भाई। वरना पाकिस्तान तो मतलब अमेरिकन अटॉर्नी ने कहा था ना कि ये पैसे के लिए अपनी माँ भी बेच देते हैं। तो 73,000 रोहिंग्या को पासपोर्ट दे दिए, सब कुछ बेचने को है। लेकिन सिंध और बलूचिस्तान, ये रोहिंग्या जाएंगे नहीं लाहौर में, ये आएंगे सारे कराची। इनके बाप का है जितना अफगान रेफ्यूजी है कराची, जितना रोहिंग्या है कराची, जितना बंगाली है कराची। अजीज दोस्तों,
अब फिजिकल बेच रहा है पाकिस्तान, क्योंकि IMF ने तो ठेंगा दिखा दिया है। तो अब हर चीज बेचने पे लगा हुआ है। बेचने को क्या है, सिंध में थर का कोयले की कानें बेच रहा है, कराची की पोर्ट आदि चाइना को, आदि इमारात को, केटी बंदर पोर्ट, पोर्ट कासिम, कराची एयरपोर्ट, सिंध के ऑयल और गैस के फील्ड और सिंध की कराची की स्टील मिल्स सब बेच रहा है। और बलूचिस्तान की ग्वादर पोर्ट, बलूचिस्तान में रिकॉर्डेड गोल्ड माइंस, सैंडक कॉपर, दूसरी गोल्ड माइंस, और जो पूरे पाकिस्तान को बैठ के खा रहा है, जिसकी फौज पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर रही है, पंजाब, वो कुछ नहीं बेच रहा। पंजाब का कुछ नहीं बेचा जा रहा, सिर्फ लूट मार पंजाब ही कर रहा है। हैविंग सेड दैट अजीज दोस्तों, वापस आते हैं पाकिस्तान का एक और इशू कि हर आदमी भागने पे लगा हुआ है। अभी जो कश्ती उल्टी लीबिया से जाते हुए इटली, सैकड़ों पाकिस्तानी मर गए अभी तक। मतलब इतना पाकिस्तानी की लाइफ इतनी बेकार है कि अभी तक एग्जैक्ट फिगर भी नहीं पता चल रही कि कितने मरे हैं उसमें। POK के कितने लोग थे, एक ही खानदान के लोग मारे गए हैं, एक ही खानदान के 30 एक ही गांव के थे। और अब POK के लोग बैठ के आवाज उठा रहे हैं कि हमने आज तक नहीं सुना कि इंडिया की जम्मू कश्मीर से कोई एक आदमी कभी कहीं इलीगली जाते हुए मारा गया हो, क्योंकि उनको जाने की जरूरत ही नहीं है। इतना जबरदस्त डेवलपमेंट हो रहा है, ये पुल देख लें, इतना जबरदस्त डेवलपमेंट हो रहा है जम्मू कश्मीर में कि कोई कश्मीरी वहां से जाने को सोच भी नहीं सकता। इनको क्यों भागना पड़ रहा है? इसलिए कि जिंदगी हराम हो गई है पाकिस्तान में सबकी। अब शहबाज शरीफ आपके ड्रामेबाज, वो हम गिरफ्तार करेंगे ह्यूमन स्मगलर्स को, इंसानों को स्मगल करने वालों को हम गिरफ्तार करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये करेंगे वो करेंगे। अब ये है कि जो बचे हैं उस कश्ती से, वो ऐसी हॉरिबल कहानियां सुना रहे हैं कि कश्ती के जो नीचे का डेक था ना, उसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी भरे थे और लॉक करके रखा था, भूखे प्यासे। और जब डूबी तो वो निकल ही नहीं सके, और ज़्यादातर वहाँ से, और कहा जा रहा है कि 600 के करीब लोग मरे हैं। और जो स्मगलर्स थे जो उनको कश्ती में लेके जा रहे थे, वो मारते थे और बहुत जुल्म करते थे इनके ऊपर। तो अजीज़ दोस्तों, भारत में मुसलमानों की ज़िंदगी हिंदुत्व वालों ने ख़राब कर दी है। भारत में मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है, ये अमेरिकन सेनेटर बर्नी सैंडर्स कह रहा है, इल्हान उमर कह रही है, रशीदा तालिब कह रही है, राना अयूब वॉशिंगटन पोस्ट पे लिखती है कि बस मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है। जेनोसाइड यहाँ हो रहा है मुसलमानों का, पाकिस्तान में जेनोसाइड यहाँ हो रहा है। प्यू रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया में एक रिसर्च की, पता चला कि 98% इंडियन मुस्लिम ने कहा कि हमें टोटल धार्मिक फ्रीडम है इंडिया में, हमें अपने मज़हब के हवाले से किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। ये खाली एंटी इंडिया नैरेटिव पॉलिटिकल बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है, वरना हमारे साथ कोई हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा। तो अजीज़ दोस्तों, ये रिपोर्ट की लंबी चौड़ी डिटेल है, अब मैं क्या आपको बताऊं कि प्यू ने सवालात किए कई अमेरिकन से, 80% अफ्रीकन अमेरिकन, 60% और 46% हिस्पैनिक अमेरिकन और 42% एशियन अमेरिकन ने कहा कि हमें अमेरिका में मजहबी आज़ादी बहुत मुश्किल से मिलती है और हमें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है अमेरिका में। उसी प्यू के
रिसर्च इंडिया में जो हुई तो उसमें 98% बहुत खुश थे कि हमें इंडिया में हर तरह की आज़ादी हासिल है। बाकी 2% थे वो ये कह रहे थे कि हमें थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है अपनी मज़हबी आज़ादी में। तो वो फिर उनकी मज़हबी आज़ादी पत्थरबाजी करना, टेररिज्म करना, लव जिहाद करना, लूट मार करना, डाके मारना, कत्ल करना, उसकी आज़ादी नहीं है। तो वो किसी को भी नहीं है, खाली मुसलमानों को नहीं। तो अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान का मुसलमान जितना दुनिया में बगैर जंग के सबसे ज़्यादा अगर मुसलमान कहीं मर रहा है, पाकिस्तान में मर रहा है। सीरिया में, लीबिया में, इराक में जंगों की वजह से पाकिस्तान में मुसलमान और मारने वाला डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी है। डायरेक्टली इसलिए कि वो बलोचों को, सिंधियों को, पख्तूनों को मार रहा है। पॉलिटिकल, जैसे आजकल पीटीआई वालों को पकड़ रहा है, मार तो नहीं रहा उनको, एक भी पीटीआई वाला नहीं मरा भाई। हमारे तो 25,000 मार दिए थे मुहाजिर खाली इन्होंने। तो मेरा ख्याल है 40 से 50,000 सिंधी मार दिए थे ज़ियाउल हक ने। बलोच लाखों में, बंगाली मिलियनों में, पख्तून लाखों में, और ये पंजाब तो पंजाबी को एक को भी अभी तक नहीं मारा गया। डायरेक्टली आर्मी मार रही है, इनडायरेक्टली आर्मी ऐसे मार रही है कि सारा मुल्क खा के बैठी है। जो बचा है वो पॉलिटिशियन खा रहे हैं, मुल्ला खा रहे हैं, जजेस खा रहे हैं। तो इनडायरेक्टली इस तरह मार रही है, तो इसलिए सबके सब छोड़ के जा रहे हैं। एक इस कश्ती में जो मरे थे उसमें से एक के फैमिली से इंटरव्यू ले रहे थे, उसके भाई से, जो 2 उसके भाई मर गए थे उधर कश्ती में। तो उसको बोला कि ये लोग क्यों गए थे? तो बोला मैं भी कोशिश में हूँ, मैं भी जाऊँगा, और चाहे कितना भी खतरा हो। बोला भाई यहाँ पे तो जिंदा दरगोर हैं, यहाँ पे तो जिंदगी से हराम है, यहाँ तो सुबह शाम मरते हैं। इससे अच्छा है रिस्क लेके बेहतर जिंदगी के लिए यूरोप चले जाएं। ये हाल है। मजहबी ड्रामेबाजियां टॉप पे। 8 साल का बच्चा, मौलवी ने इसको रायवंड के एरिया लाहौर में, मौलवी ने इसको रेप किया, टॉर्चर किया, हाथ तोड़ दिया। बच्चे ने रेजिस्ट किया ना तो इसका हाथ तोड़ दिया, और फिर रेप करने के बाद इसको ऊपर से फेंक दिया, मर गया बच्चा बेचारा। आप देखिएगा ये कुछ दिनों बाद आज़ाद हो जाएगा। और ये सुबह शाम पाकिस्तान के हर मदरसे में, हर मस्जिद में होता है। आज तक किसी एक मौलवी को, रेपिस्ट मौलवी को सज़ा नहीं हुई, किसी एक को। और फिर ये हमें कहते हैं कि तुम फजूल में मुसलमानों के खिलाफ बकवास कर रहे हो। मैंने आपको अभी कुर्बानी के बारे में बताया था कि असल कहानी गोश्त और खाल की है। खाल लाखों जानवर करते हैं ना, तो लाखों खालें होती हैं। मदनी मस्जिद की तरफ से सुनिए, खाल चाहिए। कराची में बाकायदा बंदूक के जोर पे खालें छीनी जाती हैं, और इतनी खालें जमा होती हैं। ये हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस का बिजनेस है। कई 100 करोड़ रुपया कमाती हैं ये एनजीओज, इस्लामिक एनजीओज। इस्लाम के नाम पे जमात इस्लामी सबसे ज़्यादा जमा करती थी, और चुपचाप अकेली थी, दन दनाती फिरती थी। इसके बाद एमक्यूएम आई, तो एमक्यूएम ने सबका बिजनेस गोल कर दिया। सारी खालें एमक्यूएम को मिलती थी, ज़बरदस्ती भी ले जाते थे एमक्यूएम वाले, बिल्कुल हाँ, लूट मार। क्योंकि खालें जमा करनी थी, अरबों रुपए का काम था। अब एमक्यूएम नहीं है तो शौकत खानम, ये इमरान खान का चैरिटी विंग, ये दावत इस्लामी, जमात इस्लामी, सब लगे हुए होते हैं। लूट मार करनी है भाई। तो अजीज़ दोस्तों, ये है कि पाकिस्तानी मज़हब के नाम पे फुद्दू बनाए जा रहे हैं, बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, और अपने मुल्क में किसी की जान, नॉन मुस्लिम की जान नहीं बख्शते। ये कल एक सिख आदमी को कत्ल कर दिया गया पाकिस्तान में, सिर्फ इसलिए कि ये सिख था। अजीज़ दोस्तों, एक छोटी सी खबर,
इमरान हाशमी के बारे में हुमैमा मलिक हमारी एक एक्ट्रेस है, वो कह रही है कि मैं इमरान हाशमी के साथ काम किया है मैंने, और मैं जितना वक्त उसके साथ होती थी वो कुरान की आयतें ही पढ़ता रहता था, क्योंकि इमरान हाशमी के बारे में सुना है कि वो हाफिज कुरान है। यार क्या यार, क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो भाई। और अगर वो कुरान की आयतें पढ़ता था तो कुरान की आयतें पढ़ने के लिए नहीं है, अमल करने के लिए, उस पर काम करने के लिए होती हैं। तो कुरान की आयत तो उमैमा मलिक तुम्हें इजाज़त ही नहीं देता कि तुम बगैर पर्दे के इमरान हाशमी के साथ काम करती हो। और इमरान हाशमी के साथ क्या काम कर सकता है वो हम उसकी फ़िल्मों से देखते हैं, वो कितना कुरानी है और कितना इस्लामी है वो हम सब समझते हैं। वो इस्लामी, ऐसे इस्लामी अपने पर्सनल उसमें सारे गुनाह करेंगे, लेकिन लव जिहाद और जहाँ पे तबलीग की बात आएगी वहाँ पे पक्के मुसलमान बन जाएंगे। बाकी सारी हराम कारियाँ अपने ऊपर हलाल हैं इनकी। अजीज़ दोस्तों, लाल मस्जिद के मौलवी के ऊपर केस बन गया है। ये भी एक ड्रामा मुशर्रफ के ज़माने से चला आ रहा है। याद है ना, मुशर्रफ के ज़माने में बगावत की थी, इसको तो सजाए मौत होनी चाहिए थी। इसने तो कई पुलिस वालों को मारा था, इसने तो पूरे इस्लामाबाद में एक स्टेट विद इन स्टेट बनाई हुई थी, लेकिन आज़ाद घूम रहा है क्योंकि मौलवी है और पंजाबी है या पठान है, जो भी है, ISI का है। जब तालिबान आए अफगानिस्तान में, TTP ने पाकिस्तान में एंट्री डाली तो इसने TTP का झंडा लगा दिया लाल मस्जिद के ऊपर। अल्ताफ हुसैन के तो छोटे से गुनाह को भी माफ़ नहीं करते, इनके सब गुनाह माफ़ हैं। अब वापस इसने क्या किया कि इसके ये कई दिनों से पुलिस इसको ढूंढ रही है, इसकी सैकड़ों स्टूडेंट्स, लड़कियां और लड़के पुलिस का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये मौलवी है, सरकारी मौलवी है, TTP का हाथ है इसके सर पे और ISI का स्ट्रेटेजिक एसेट्स है, तो इसके लिए खाली ड्रामे होते हैं। अजीज़ दोस्तों, एक छोटी सी ये बात दिखा दूं आपको कि POK के ऊपर जब मैं कह रहा था आपको कि क्या हालात हैं, ये देखें जनाजा लेके जा रहे हैं, ये POK की हालत है। एक छोटे छोटे वहाँ पे आपको पता है कई नदियाँ दरिया हैं, कहीं कोई पुल नहीं है, कहीं कोई क्रॉसिंग नहीं है, कहीं कोई रोड नहीं है। अभी मैं एक हमारे दोस्त हैं साजिद हुसैन, POK से हैं, बेल्जियम में रहते हैं, उन्होंने एक पूरी डिटेल रिपोर्ट लगाई थी एक इलाके की POK की। उन्होंने कहा रोड ही नहीं है, इस तरफ के जितने गांव हैं उनका कोई रोड ही नहीं है कि वहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी जा सके, सिरे से रोड ही नहीं है उस तरफ जाने के लिए। ऐसे कई गांव हैं जहाँ पे पत्थर वाले कच्चे रास्ते पे गाड़ियाँ या ट्रक किस तरह चला के आते हैं, किस तरह मूवमेंट होती है। वो कह रहे हैं हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि भाई एक छोटा सा यहाँ पे रोड ही बना दो। तो ये POK में डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं लगता। जम्मू एंड कश्मीर का जितना बजट भारत देती है ना, उसका 1% POK को नहीं मिलता। ये सिचुएशन है। आखिरी में एक अजब करप्शन की गजब कहानी सुनानी है आपको। अजीज़ दोस्तों, कराची में पीपल्स पार्टी का करप्शन के टॉप रिकॉर्ड सारे पीपल्स पार्टी तोड़ती है। ज़मीर अब्बासी, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड सिंध ने DHA में इसका घर है, घर पे छापा पड़ा। सिंध गवर्नमेंट नहीं मार रही छापा, घर से 10 करोड़ डॉलर निकले, 20 करोड़ पाकिस्तानी रुपया निकला, 500 तोला सोना निकला, शराब का एक पूरा खजाना निकला, नाइजेरियन कोकीन की करोड़ों रुपए की नाइजेरियन कोकीन निकली, कई मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और कई फौजियों के जाली सर्विस कार्ड भी निकले। ज़मीर अब्बासी और उसके खिलाफ लोग जो हैं वो इंक्वायरियां कर रहे हैं। ये सिंध के मिनिस्टर्स को, अटॉर्नी जनरल को, पीपल्स पार्टी सिंध के कई प्रोविंशियल मिनिस्टर, उन सब को लड़कियां सप्लाई करना, पार्टीज इनके लिए अरेंज करना,
ये सब काम करता था। और कई मिनिस्टर्स और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पीपल्स पार्टी के जो हैं, इनके फ्रंटमैन की सारी डील इसी घर में होती थी। ये पीपल्स पार्टी के एक लीडर शहजाद सुमरो का बंगला है। इसमें ज़मीर अब्बासी, ज़मीर खुमरो, साजिद रिद यहाँ बैठ के सारा काम करते हैं। और यहाँ पे बाकायदा टोटल करप्शन की रकम यहीं पे जमा होती है और फिर यहाँ से डिवाइड होती है। बेशुमार मुजरा पार्टियाँ यहाँ पर होती हैं। 50-50 लाख रुपया एक एक पार्टी पे खर्चा होता है। लाहौर और कराची से लड़कियाँ इनको गिफ्ट की जाती हैं, करप्ट ऑफिसर्स और इस माफिया के लोग। लंबी चौड़ी रिपोर्ट है। अजीज़ दोस्तों, मैंने वहाँ पे जब छोटा सा 1-2 साल का पीरियड निकाला था ना, मैंने इन ब्यूरोक्रेट्स के जो रंगबाजियाँ देखी थी। ग्रेड 10 का एक क्लर्क भी नहीं होता, मेरा ख्याल है क्लर्क भी नहीं होता, जूनियर क्लर्क था, उसके घर के अंदर 1000 गज पे घर था जिसमें फर्स्ट फ्लोर पे स्विमिंग पूल था। ग्रेड 10 का एक क्लर्क। मैंने आपको एक वाकया बताया था, दाऊद इब्राहिम की एक बिल्डिंग थी जिसके ऊपर मैंने छापा मारा था, इलीगल एक पूरा फ्लोर डाला जा रहा था। तो उसके लोगों ने मेरे पास आए थे, मेमन हमारे कुछ जानने वालों के ज़रिए आए थे, मेरे पास बातचीत हुई। तो जो बिल्डिंग अथॉरिटी है जिसको मैंने कहा था कि तुम ये फ्लोर तोड़ो, उसके ऑफिसर ने एक दिन मुझे शाम को फ़ोन किया कि सर इस हवाले से आपसे कुछ बात करनी है, तो आप कहाँ हैं? तो मैं आ जाता हूँ। तो मैंने कहा मैं इस वक्त क्लिफ्टन पे हूँ। तो कहते हैं क्लिफ्टन पे कहाँ? मैंने कहा वो सी व्यू पे समंदर के बिल्कुल सामने हूँ। तो उसने कहा उसी के सामने मेरा घर है, आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं मैकडोनल्ड से करीब हूँ, मैकडोनल्ड बिल्कुल पास है मेरे। अरे सर मैं आ रहा हूँ 2 मिनट। वो मुझे आके ले गया अपने घर। अगेन उसका बंगला देखा मैंने यार, ग्रेड 16 का ऑफिसर था, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। उसका बंगला देखा, मतलब एक तो होता है घर आप बंगला है जो भी है, उसमें नक्शकारियाँ, उसमें फर्नीचर, और उसका जो मतलब जैसे किसी महल में आ गए। मैंने कहा अब्बास साहब आपका तो खानदानी अमीर लगते हैं आप तो, ये तो ग्रेड 16 की तनख्वाह मुझे भी पता है क्या होती है। हंसने लगा, सर छोड़े ना ये वो। तो ये ब्यूरोक्रेसी इतना कमाती है और सबको कमा के देती है, फिर जो मिनिस्टर मेयर जो भी लगता है उसको। आप पाकिस्तान, इंडिया में भी बहुत करप्शन होगी, आई एम श्योर अबाउट इट, लोअर लेवल पे ये वो, लेकिन पाकिस्तान का आप सोच भी नहीं सकते। वहाँ का एक एक छोटा छोटा क्लर्क और चपड़ासी भी अरबपति बन जाता है सरकारी कामों में। अजीज़ दोस्तों, ये अजब करप्शन की गजब कहानी है। पीपल्स पार्टी ने सिंध और कराची का सत्यानाश कर दिया है और इतना पीछे ले गया है कि आपको मैं बताऊं कि खाली कराची को बिल्ड करने के लिए आपको $50 बिलियन चाहिए। 2.5 करोड़ का शहर है, $50 बिलियन कम से कम चाहिए। तो अजीज़ दोस्तों, यह है आज की पाकिस्तान रिपोर्ट। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों, काइंडली कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।